यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, बल्कि इंडिया से ज़्यादातर लोग आईटी के वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब बहुत सारे लोग एडजस्ट इज़िली यहाँ पे हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे वो मूव हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में किसी बच्चे के पास, किसी बच्ची के पास 18 साल की एजुकेशन है, आप 3 महीने से लेके 9 महीने तक का स्वीडन के अंदर जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे आसान है और इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन उसकी ज़िम्मेदार है यहाँ की स्टेट, जो यहाँ पे रहने वाला बंदा है। उसके बच्चों की तालीम, उसकी सेहत अपनी, उसकी और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसको जो नॉन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ केयर के बहुत अच्छे जो है ना वो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की नशिस्त में खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आज हमें जिन अहम शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका नाम है सरदार तैमूर अजीज और बेसिकली स्वीडन में इस वक्त वो मौजूद हैं। स्वीडन के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का तर्ज-ए-मुआश, बूदो-बाश, रहन-सहन कैसा है, इमिग्रेंट्स के लिए ये मुल्क कैसा है, ये हम जानेंगे। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अली जन्नत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि जो है ना वो मुझे इस अपने इस शो में मदऊ किया। तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपको फॉलो करते रहते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मज़ीद जो आपकी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सिलसिला हमने शुरू किया है ताकि लोगों के लिए आसानी हो मालूमात के हवाले से, चूँकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं होता, स्पेशली जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ का रहन-सहन कैसा है, क्या मसाइल वहाँ हो सकते हैं, क्या आसानियाँ हैं। इस सिलसिले में हमने ये एक को काविश की है, एक कोशिश हमने शुरू की है, तो इसपे लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, स्वीडन में आप मौजूद हैं, आप कब से वहाँ पर हैं? जी, मैं स्वीडन में 2010 अ, अगस्त 2010 से मौजूद हूँ। वाओ! वेरी नाइस। और ये बताइए स्वीडन कैसा मुल्क है? और लोग भी यही सुनना चाहते हैं, इमिग्रेंट्स के लिए ये मुल्क कैसा है? देखिए, स्वीडन के अंदर जो है ना लोग एक मारूफ जो तरीक़ेकार है, जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, वो एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं खुद 2010 में एज़ अ स्टूडेंट आया था। उस वक़्त कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ़ आपका कॉम्पिटिशन होता था। मैं तकरीबन 6 दफ़ा मैंने स्वीडन में स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया, तो मेरा वीज़ा नहीं हुआ, मुझे एडमिशन नहीं मिला। 7वीं दफ़ा जाके मुझे मिला था। तो अच्छा। मैं तकरीबन 6 दफ़ा मुझे रिजेक्शन मिली थी स्वीडन से। हुँ। तो अभी भी यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं वो स्टडी के हवाले से आ रहे हैं, लेकिन स्टडी में ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीसिज़ हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब अगर आप यूएसए का देखें या किसी और यूरोपियन मुल्क का देखें, तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि अभी भी आसान है सेटलमेंट होने का। क्योंकि हुँ। जो शख्स यहाँ पे आता है स्टडी के वीज़े के ऊपर, तो वो अगर 1 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ लेता है, तो उसके बाद वो यहाँ पे अगर उसे कोई कंपनी जॉब देती है, तो वो अपने स्टडी परमिट को वर्क परमिट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकता है और वर्क परमिट में कन्वर्ट करके तो वो 4 साल के बाद परमानेंट रेज़िडेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और दूसरा तरीका या कार यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग वर्क परमिट के ऊपर भी आते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, बल्कि इंडिया से ज़्यादातर लोग आईटी के वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं। आईटी की बड़ी कंपनीज़ इंडिया की जो है ना वो यहाँ पे काम कर रही हैं। और तीसरा ये है कि विज़िट के ज़रिए आप आ सकते हैं और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप बिज़नेस वीज़े के ऊपर भी आ सकते हैं। और एक मुनफ़रिद चीज़ जो बहुत कम लोग कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी बच्चे के पास, किसी बच्ची के पास 18 साल की एजुकेशन है, इसमें ये चीज़ मतलब वो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मैंने इस हवाले से 1-2 वीडियोज़ की, तो जो है ना वो कहते हैं जी हमने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स नहीं, आप उसको आम फ़हम में समझ लें कि एमफ़िल अगर आपने किया हुआ है, हुँ, हुँ। जिसको एमएस कहा जाता है यहाँ पे, तो जी। आप के पास अगर आप 3 महीने से लेके 9 महीने तक का स्वीडन के अंदर जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर आप 9 महीने का अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 30 लाख रुपया आपने अपने अकाउंट में शो करना है और उसके अलावा किसी को कोई पैसे नहीं देने। आपने अपनी इंश्योरेंस लेनी है और 2-3 फॉर्म में आप अप्लाई कर दें, आपका हो अच्छा। जाता है। ये सबसे ईज़ी और मुझे लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं सबसे आसान तरीका और अप्रोचेबल वे यही पाथवे समझ आ रहा है। ये सबसे आसान है और इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत सारे वो इसमें भी पैसे वगैरह वो चार्ज करते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे
जो एमफिल किए हुए या पीएचडी किए हुए हजरात भी अगर उनको वे आउट नहीं नजर आ रहा होता तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, सबसे मुझे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स के, या ज़्यादातर जो पढ़ा-लिखा तबका है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्वेरीज़ आती हैं कि कैसे हम अप्रोच करें, क्या तरीकाकार है। तो ये तो आप बड़ा ज़बरदस्त बता रहे हैं अप्रोच कि इस पाथवे के ज़रिए जो एजुकेटेड लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, वो ईज़िली आ सकते हैं स्वीडन, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से विज़िट वीज़ा पे अगर कोई आता है, तो उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? विजिट वीजा के लिए उसकी अपनी जैसे बाकी यूरोपियन ममालिक हैं या किसी भी दुनिया के अच्छे मुल्क में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तकरीबन सेम वैसे ही हैं कि आपका अपना एक अच्छा वहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार होना चाहिए, और यहाँ पे जो शख्स अगर आपको वो मदऊ करता है तो उसकी भी अच्छी अपनी एक सोशल और इकोनॉमिकल सिचुएशन होनी चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। हुँ, तो हुँ। वो विजिट का एक तरीकेकार है। और इसको लेकिन यहाँ कन्वर्ट पे करना। बिजनेस विजिट भी लोग लेते हैं। जी। बिजनेस विजिट में लोग ऐसे लेते हैं कि वो अपने अपने असासे शो करवाते हैं कि जी मेरे पास 2 लाख पाउंड या 3 लाख पाउंड मेरे पास है, और मेरे पास ये बिजनेस प्लान है, मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ बिजनेस विजिट के ऊपर, और बिजनेस विजिट पे जाके वहां पे मैं कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, और उन उस बिजनेस विजिट को जो है ना आप वापस अपने बिजनेस वीजा उसमें आप हुँ। चेंज कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइए अगर एक नया बंदा आता है स्वीडन में, तो कम्युनिटी की जानिब से, जो देसी कम्युनिटी है, उनकी जानिब से हेल्प मिलती है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि जो पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को गाइड करें, खास करके जो नए, और इसमें हर साल जो बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम छोटे मोटे इस तरह सेमिनार करवाते हैं कुछ, ताकि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बता सकें। लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें मिली जुली राय है। हम तो कहेंगे कि जी लोग हेल्पफुल होते हैं, लोग को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग शायद अगर एक शख्स को ना मिली हो तो वो कहेंगे वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करता। लेकिन है, बिल्कुल यहाँ सही। पे कम्युनिटी हेल्प करती है आपको काम वगैरह करने के लिए। आप ये बिल्कुल। चीज़ भी देख लेना कि यहाँ पे अगर जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें कसीर तादाद जो है ना वो ऑड जॉब्स में हैं। तो जी। ऑड जॉब्स में वो लोग किसी ना किसी अपने देसी के ही रेफरेंस से लगे होते हैं। कोई बिल्कुल। उनके पास स्किल नहीं होती। एक तो मसला ये है कि ये नहीं है कि वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, मसला ये भी होता है कि उनके पास स्वीडन की एक लैंग्वेज का बैरियर होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी आके बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पे उन्हें आउट जॉब्स करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, एक तो रेफ़रेंस होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, और ताल्लुक के बेस पे आपको और जॉब मिल सकती है। जॉब के हवाले से जानना चाहता हूँ, ईज़िली एक्सेसिबल है? कोई बंदा अगर नया आता है तो एडजस्ट हो जाएगा आसानी से? नहीं, आज मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो है ना बहुत सारे लोग एडजस्ट इजीली यहाँ पे हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे वो मूव हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि ये वेरी करता है बंदे, हर एक मतलब एक से दूसरे बंदे के ऊपर, कि क्या जो है ना वो उसके क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। एक चीज कुछ कुछ प्रोफेशंस में आजकल मतलब इजीली आपकी वो, लेकिन वो दिहाड़ीदार है, वो सही दिहाड़ी है। लगने वाली बात है। वो आर्ट जॉब्स इस तरह नहीं कि जी आपका बहुत अच्छा जो है ना अब सर्कल चलना शुरू हो गया, वो दिहाड़ीदार वाला काम है। अच्छा, सरदार साहब ये बताइए कि पर आवर के हिसाब से स्वीडिश क्रोन कितने अर्न किए जा सकते हैं? स्वीडिश क्राउन जो है ना वो नॉर्मली अगर आपकी ऑड जॉब है और लीगल जॉब है तो आपको तकरीबन 110-15 क्राउन से स्टार्ट हो जाता है। वेरी और गुड। 110-15 क्राउन का मतलब है कि 10 से 11 यूरो पर आवर। वेरी उसमें से नाइस। टैक्स कटता है, और फिर आप देख लें कि 8 यूरो या 7 7.5 8 यूरो आपको जो है ना और वो पर आवर आप कमाते हैं। और रेज़िडेंस के हवाले से रिहाइश भी आसानी से मिल सकती है? रिहाइश अब आसानी से मिल जाती है, रिहाइश का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फैमिलीज के लिए मिल जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं है, या आप पाकिस्तान से या जिस मुल्क से यहाँ पे आए हैं, तो अगर आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये बताइए कि कुल कितना टाइम लग सकता है कि अगर एक नया बंदा जो आना चाह रहा है, स्वीडन आना चाहता है, सिटीज़नशिप तक उसको कितना टाइम लग सकता है पीआर से लेकर सिटीज़नशिप देखिए तक? ये एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। इसमें जो उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है, जो यहाँ की अथॉरिटीज है उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है कि अगर एक बंदा स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट से वो वर्क परमिट पे जाता है, वर्क परमिट से जो है ना वो उसका सारा कुछ चलता है, तो तकरीबन 6-7 साल लग जाते हैं। ये सही है। नॉर्मल टाइम है। लेकिन ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है, और 10-12 साल 15 साल पे भी जा सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब आदमी आता है तो वो
मुख्तलिफ ट्रैक्स चेंज कर रहा होता है, कभी एक तरफ जा रहा है कभी दूसरी तरफ जा रहा है, लोग एक जगह पे रुक नहीं पाते। एक अगर एक बंदे को वर्क परमिट मिल गया है, वो कहता है नहीं अब मैं ये कर लेता हूँ, उसको मतलब वो एक जगह पे रुक नहीं पाते। कंसिस्टेंसी तो में। उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो जिस तरह हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, तत्ती खाने की जरूरत मतलब वो उसमें जाते हैं। तो उसकी वजह सही से टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप बाई बुक चलें तो आपको, मेरा ख्याल है कि काफी जल्दी जो है ना आपके पेपर्स जो है ना वो हो जाते हैं। सही है। तो ये बताइए कि स्वीडन की खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं? स्वीडन की खूबियां बहुत ज्यादा हैं। उसमें सबसे मेन चीज ये कि एक सोशलिस्ट मुल्क है। एक आदमी की जो भी इश्यूज हैं वो उसका जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार है यहाँ की स्टेट, जो यहाँ पे रहने वाला बंदा है। उसके बच्चों की तालीम, उसकी सेहत अपनी, उसकी, और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसको जो नॉन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। हेल्थ केयर के बहुत अच्छे जो है ना वो बेनिफिट्स वहाँ पे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की हर एक चीज में ये पूरी ये कोशिश करते हैं कि अपने एक बंदे को हम पूरा का पूरा यूटिलाइज करें, और उसको जब जरूरत हो तो उसको भी वो चीजें प्रोवाइड करें जो एक इंसान को जरूरत होती हैं। इवन के अगर आप एक रेंटेड हाउस में हैं, आपकी इनकम कम है, तो वो आपको रेंट में भी जो है ना वो बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको वालिद को 240 दिन और वालदा को 240 दिन पेड लीव मिलती है। 2 साल की पेड लीव जो है ना, 1 साल की वालिद को और 1 साल की वालदा को। और अगर आप नॉर्मली बीमार हो जाते हैं, आपका बच्चा किसी दिन बीमार है, तो आप जॉब पे नहीं जाते तो आपको 80% उसका जो है ना वो पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और नेगेटिव आप जहाँ तक कहें तो नेगेटिव, मतलब ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत अच्छा मुल्क है। लेकिन ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे अगर आप कहें कि जी मैंने आके अमीर होना है, मैंने बहुत पैसा कमाना है, तो ये ऐसा मुल्क नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने वहाँ पे जाके बहुत जल्दी अमीर हो जाना है। और दूसरा ये कि मौसम है, और यहाँ के लोग भी थोड़े से ठंडे हैं। ओके, सही। सरदार साहब, कोई मैसेज देना चाहें लोगों के लिए जो आना चाहते हैं स्वीडन, उनके लिए को आपकी तरफ से पैगाम आप देना चाहें? अगर स्वीडन कोई शख्स आना चाहता है तो वो सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो। वो थोड़ा सा ये कि हर एक चीज़ की कैलकुलेशन करके आए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो कि जी कर लेंगे, उधर जाके कोई जुगाड़ कर लेंगे। ये जुगाड़ आपने पहले सारे अपने ज़हन में जो आपके प्लान है वो होने चाहिए, और उसके बाद आए और बाय द बुक चलें। बाय द बुक चलेंगे तो आप जिस जगह तक पहुंचना चाहते हैं जल्दी पहुंचेंगे। सही है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार तैमूर बहुत शुक्रिया सर। साहब स्वीडन से हमें जॉइन कर रहे थे। शुक्रिया आपका।